हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी, जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी, और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं, और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे। और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे, और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय कुमार झा जी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गृह मंत्री जी का विशेष रुचि रहता है। उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रहा सारे चीज़ों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावरे जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजू तिवारी जी, और हमारे हम के जो अध्यक्ष हैं संजय मयूख जी, जितने सारे साथी हैं, बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, 1-2 को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। मैं बाहर का इतना असेसमेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है, और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है, और बड़ा काम होगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत अब हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, जनता दल यू के नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के
सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 से जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावड़े जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावड़े जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया,
मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट। ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साहब, ऐलान हो गया उन सीटों का जो कि एनडीए की सीटें हैं। किस तरीके से इसको लेकर के अटकलें यही लग रही थी कि लगभग तय हो चुका है, लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो चीज़ें चल रही थी लगभग वैसे का वैसा ही फिलहाल ये सामने आया है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर, यानी कि चिराग पासवान के हिस्से 5 सीटें आई हैं। हम पार्टी को 1 सीट, यानी कि मांझी की पार्टी को 1 सीट और कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। तो ऐसे में ये सीटों का गठबंधन है कि 40 की 40 सीटों पर एनडीए लड़ेगा एक साथ। विनोद तावड़े और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। आरएलएम 1 सीट, एचएम 1, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें, यानी फिलहाल यहां से स्पष्ट हो गया हाजीपुर चिराग पासवान के पास ही है। जेडीयू 16, बीजेपी 17। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में 1 सीट ज्यादा रखना चाहती थी। शुरुआत में ये कहा गया कि शायद इसको लेकर के बात नहीं बन रही, लेकिन अब यहां से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। एनडीए में टोटल 40, क्योंकि लक्ष्य रखा है 40 में से 40। पटना साहिब, नवादा, पाटलिपुत्र पर बीजेपी लड़ेगी और बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल लोकसभा सीट 40 है, 17 सीटों पर बीजेपी और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 5, जेडीयू 16, हमको 1 सीट, कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। फिलहाल ऐसा ही सीटों का बंटवारा किया गया है जिसकी बात की जा रही थी। आज नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात होनी है जेपी नड्डा से, पार्टी अध्यक्ष से। तो इसीलिए शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि वो जो मुलाकात है वो इस एक जेस्चर में होगी, वो इस लाइमलाइट में होगी कि कुल मिलाकर के शक्ति हमारे साथ मौजूद है। शक्ति, कमोबेश वही फॉर्मूला जो हमने बताया, हमने दिखाया। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज की खबर खुलकर ये मोहर कह सकते लग गई। कुछ दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो है बीजेपी जो है 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और हम एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है इन्हें 5 सीट मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी को 1-1 सीट मिलेगी। और आज कमोश वही जो है जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है विनोद तावड़े ने बताया है। और बिहार में जो सीट एनडीए को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि खास करके जो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर जो विवाद चल रहा था कहीं न कहीं उससे अब विराम लग गया है और अब क्लियर हो गया है कि जो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितेंद्र मांझी और जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है अब एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से चल रहा था वो भी अब क्लियर हो गया है। तो बड़ी खबर है जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होनी है और उससे पहले जो है बिहार में एनडीए ने अपने सीटों को लेकर जो है वो जो फैसला जो है कर दिया, घोषणा कर दिया सीटों की। तो अब जो है चुनाव को लेकर जो है तो तैयारियां चल रही थी बिहार में, खास करके जिस तरह से अब वो चरम पर पहुंचेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह में मौजूद है इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। राकेश, मेरा क्रक्स या मेरा टेक तो ये है कहीं ना कहीं जो चीज़ फंसी हुई थी कि हाजीपुर जो है वो चिराग के पास ही है, रिटेन रहता है,
कमोबेश वही फार्मूला जो आपने सुझाया था, जो दिखाया था। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि अब पशुपति पारस के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से सीट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ये साफ किया गया है कि आखिरकार बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों अच्छा, पर। एक सेकंड आपको रोकूंगा क्योंकि रिएक्शन आने शुरू हो गए। सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं इस पर। सम्राट जी, राहुल गांधी ने आज शक्ति पे कमेंट करा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी कमेंट करके बोला है कि शक्ति हमारी आराध्य है। उस पर राहुल गांधी का क्लैरिफिकेशन आया है, जिसको उन्होंने कहा है हम ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसी है उनका गला दबोच कर रखती है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से हिंदुत्व वाली शक्ति पर राहुल गांधी ने कमेंट किया? देखिए, राहुल गांधी जी पहले अपने बड़े हो जाएं। आज़ादी के चौथी पीढ़ी वही है, 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनके दादा हों, परदादा हों, दादी हों, पिताजी हों, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसी से पूछने। कमीशन ने बिहार के होम सेक्रेटरी को हटाने का नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के 6 राज्यों में ऐसे कार्रवाई उन्होंने किया है। तो सभी जिस भी प्रदेश में कार्रवाई किया वो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी ताकि लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से नहीं होना ही चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह का संदेह तो क्लियरिफाई इस राज्य सरकार को करना पड़ेगा। पारस को लेकर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, वार्ता चल रहा है, आगे जानकारी जल्द बताएंगे, एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। जल्द बताया जाएगा। अभी तो वार्ता चल रहा है दीदी। चलिए, फिलहाल जो राहुल गांधी का आज का बयान था उसके ऊपर सम्राट चौधरी ने जो है वो रिएक्शन दिया, लेकिन इससे पहले जो है सीटों को लेकर के कह रहे थे बड़ा टेक, जो कि राकेश हमें लगातार बता रहे हैं, वो बड़ा टेक यही है, यहाँ पर पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं बचती है, हाजीपुर रिटेन रहता है चिराग के लिए। राकेश जी, देखिए, इसमें ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं, एक भी सीट नहीं दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी को जो है 5 सीटें दी गई हैं और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और साथ ही साथ हम पार्टी को 1 सीट। जो महत्वपूर्ण टेक है इसमें, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शिवहर सीट जहां से रमा देवी आती थी उसको जेडीयू कोर्ट में चला गया, यानी रमा देवी का टिकट कट गया है। अब रही बात कि जो हमारे सूत्र ने इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लवली आनंद जो कि जेडीयू में वो शामिल हुई हैं और उनको जो है वहां से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जो जिस तरह से लगातार अटकलों का हम लोग जो खाका दे रहे थे, सचिन लगातार आपके साथ लाइव जुड़ रहे थे, यही बात कर रहे थे कि 17 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू और जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की बात पार्टी है उसको 5 सीटें तय है। साथ ही साथ एक जो सीट है वो हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1, और उसी तर्ज पर जो है बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थितियां स्पष्ट की। तो ये साफ हो गया है कि जो बिहार में एनडीए का जो सीटों का बंटवारा था वो तय कर लिया गया है। अब आज और कल में जो है सीटों के जो बीजेपी के कोटे में जो 17 सीटें आई हैं उस पर कौन उम्मीदवार होंगे, उनके नाम तय होंगे। लेकिन ये साफ है कि पशुपति पारस के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं। जाहिर सी बात है, ये जो है हम इसी से साफ हो गया कि पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं है। और कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। महिमा, अब चीज़ें जो है लगातार सामने आएंगी और वो चेहरे भी सामने आएंगे जो 17 बीजेपी के, लेकिन जैसे विनोद तावड़े ने कहा कि 40 के 40 एनडीए के। सचिन, बिल्कुल देखिए, जो आज प्रेस वार्ता हुई थी उसमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जिसको लगातार इंडिया न्यूज पर इस बात की जो मोहर है वो लगती नजर आई कि किस तरीके से सबसे पहले अगर सीट शेयरिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं एनडीए में, यानी बीजेपी को मिला के 5 पार्टी हो जाती है। जिस तरीके से राकेश जी ने भी बताया, बीजेपी 17 हो जाती है, जनता दल यूनाइटेड 16 हो जाती है, लोक जनशक्ति पार्टी 5 हो जाती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 हो जाती है, आरएलएम 1 हो जाती है। तो ये तो अगर सीट शेयरिंग की हम बात करते हैं ये हो गई। लेकिन विनोद तावड़े का
साथ ही साथ जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनका सबसे साफ तौर से ये कहना था कि 40 की 40 सीट, क्योंकि जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पे कोई जो एक कंपटीशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आज जब सीट शेयरिंग को या एनडीए के गठबंधन को ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के स्टेज से अनाउंस किया गया था, विनोद तावड़े यहाँ पर मौजूद थे, सम्राट चौधरी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम चाहे वो जेडीयू हो, हम पार्टी हो, इन सभी के अध्यक्ष जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो अब जिस तरीके से 40 सीटों की बात निकल के सचिन यहाँ पे सामने आई है कि किस तरीके से 40 पे 40 सीटों पर काम किया जाएगा, प्रधानमंत्री की दोबारा से सरकार आएगी, ये सारी जो घोषणा है या कहें जो इरादे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से तय कर दिए गए हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं राकेश जी को सुन रही थी कि आखिर कौन सी सीट होगी। अब हालांकि हाजीपुर की सीट, क्योंकि लगातार हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से बैठक राजधानी दिल्ली में बिहार को लेकर चल रही थी, हालांकि आज कोर कमेटी की बैठक है कई प्रदेशों की, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। आज राजधानी दिल्ली में लगभग 8:30 बजे का टाइम दिया गया था, तो लग रहा था कि अनाउंसमेंट बाद में होगी, लेकिन एनडीए की यानी बिहार में अनाउंसमेंट आज जो आती है शक्ति कोई प्लान तो बनाया होगा पशुपति पारस ने, इंतजार कर रहे थे शक्ति, मैं आता हूँ एक करके, इंतजार कर रहे थे शक्ति कि फाइनल ऑफिशियल जो है लिस्ट आ जाए, उसके बाद जो है हम मन बनाएंगे, लेकिन लड़ेंगे हाजीपुर से। तो अब आगे कुआ पीछे खाई वाला कहीं ना कहीं हिसाब रह गया था। हालांकि आरजेडी जो है वो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करेंगे? देखिए पशुपति पारस जो है लगातार वो दावा कर रहे थे और बयान लगातार आ रहे थे, हाजीपुर जो सीट है उससे वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह से एनडीए में अब क्लियर हो गया है कि जो चिराग पासवान ही जो है उनको बीजेपी ने जो है अपना सबसे जो है अपना सहयोगी बनाया, और पशुपति पारस के लिए अब एक भी सीट नहीं देना, ये साफ हो गया है कि अब एनडीए में जो है पशुपति पारस नहीं रहेंगे। हालांकि इसको लेकर पशुपति पारस ने पिछले 2 दिनों पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा दिया था कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे अगर एनडीए की तरफ से सीट उन्हें नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीए से जब तक सीटों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वो इंतजार करेंगे। अब जो है पशुपति पारस के लिए अब जो है दरवाजे जो है एनडीए के लिए बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में अब पशुपति पारस जो है महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, या फिर हाजीपुर से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से एनडीए को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उन्हें भी जो है 3 से 4 सीटों की मांग की थी, अब इसको जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने खारिज कर दिया है। और अब चिराग पासवान के नहीं, बीजेपी का जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान बीजेपी के, अब उस पर भरोसा जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दिखाया है। तो अब जो चुनाव की जो रणनीति बन चुकी है, अब इसको लेकर जो सीटों को लेकर भी क्लियरफाई हो गया है, तो तमाम पार्टियां हैं, अब उम्मीदवारों की घोषणा भी कल ही एनडीए की तरफ से भी की जानी है। हालांकि इसको लेकर मेहमान ने कहा कि वो जो है आज नीतीश कुमार देर रात पहुंचने वाले थे, तो नीतीश कुमार आज जाएंगे और उसके बाद जो है कल भी जो है उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी, और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी जो है अब जल्द ही से जल्द एनडीए की तरफ से जो है घोषणा की जा सकती है। जी, और इस पर आपका टेक राकेश जी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें टेक है, जो निचोड़ है सचिन, वो आपने जिक्र ही किया, पशुपति पारस के लिए जो है अब एनडीए में कोई रास्ता नहीं है। हाजीपुर की अच्छा, एक और रिएक्शन गिरिराज सिंह। है चुनाव आयोग बिहार के भी गृह सचिव को वो तो किया है, कई लोगों को किया, किस ढंग से ये वो कह सकते हैं, उनके अनुसार काम होता है, इसमें किसी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना। बंगाल में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। चलिए, एक एक करके रिएक्शंस आ रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से सीटों का ऐलान हुआ है। ठीक है राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को जो बीजेपी ने तवज्जो दी है, बीजेपी ने सर्वे साफ तौर पे जमीन पर किया था और उसमें ये साफ निकल कर आया था कि अगर किसी के साथ जो वोट बैंक है तो वो चिराग पासवान के साथ है, और इसी के तहत जो है पार्टी ने तय कर लिया था। जब चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और जेपी नड्डा से मिलने के बाद
उन्होंने जब प्रेस से बात किया था, उन्होंने स्थिति स्पष्ट किया था कि जो बातचीत है उससे खुश हैं और हमको 5 सीट मिलने जा रही है। अब जिस तरह से पशुपति पारस आस लगाए बैठे थे और उनका कहना था कि पहले अनाउंस होने दीजिए उसके बाद हम फैसला लेंगे, तो अब उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया है। और बीजेपी ने जो ये फैसला लिया है, अपने सर्वे के आधार पर ये फैसला लिया है कि आखिरकार जो वोट बैंक है चिराग के साथ है और पशुपति पारस के साथ जो है जमीन पर उनके साथ लोग जुड़े नहीं हैं, तो ये फैसला लिया गया। रही बात कि जो एक सीट जो कि पिछले चुनाव में 2019 में जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी, 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। महागठबंधन की एक सीट वो था किशनगंज सीट जो है जेडीयू के कोटे में गई है, जेडीयू को उम्मीदवार होगा। इस सीट को लेकर भी काफी माथापच्ची चली थी, जो अभी आपने एनडीए के सीटों का ऐलान देखा आपने, तो ये महत्वपूर्ण टेक है इसमें। और किशनगंज सीट जो है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो ये जेडीयू के कोटे में दिया गया है। ठीक है, एक रिएक्शंस ले लेता हूँ। धनंजय गिरी, आप तक आवाज आ रही है? तो क्योंकि बहुत देर से कह रहे थे कि पशुपति पारस रहेंगे नहीं रहेंगे, उन्होंने कह दिया था अगर हाजीपुर नहीं देंगे तो हम नहीं रहेंगे गठबंधन का हिस्सा। फिलहाल ये चीज़ साफ स्पष्ट हो गई, 40 सीटें 40 एनडीए के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया गया है। विनोद तावड़े ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। धनंजय जी, फर्स्ट रिएक्शन। सचिन जी, हम 39 पर खड़े हैं, एक कदम और, हमें एक कदम और चलना है, 40 पर पहुंच जाएंगे। और दूसरे तरफ जो दूसरे गठबंधन की बात हो रही है, इंडी गठबंधन जो बिहार में चल रहा है, सूत न कपास जुलाहों में लठम लट्ठा, सीट की बंटवारे लगातार जुतम बाजार चल रही है। सीट कितनी है? कांग्रेस को 1 है, आरजेडी को 0 सीटें हैं और सारे सहयोगियों के पास कुछ किसी का अकाउंट नहीं खुला। और कहेंगे क्या मशीन खराब है, ईवीएम खराब है? अरे भाई, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती है। और आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को इस देश के सब सेना पर आप सवाल उठाते हो तो हम खड़ा होते हैं, इस देश की महिला पर सवाल उठाते हैं तो हम खड़ा होते हैं, इस देश की अस्मिता पर खड़ा होते हैं। आप कांग्रेस राम को काल्पनिक कहती है कोर्ट में जाकर, तो हम खड़ा होते हैं कि नहीं राम हुए हैं, इसके कितने प्रमाण दे। और आप कहते हैं कि हम सवाल उठाते हैं। इस देश पर जब जब संकट आएगा, प्राणों की मृतिका बनाकर स्वयं को आहूत करके हम राष्ट्र की हर संवैधानिक संस्था के लिए खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? राहुल गांधी कोई देश समझ नहीं पा रहा है। अलग बात है कि आज से 3000 साल पहले जाता चाणक्य ने कहा था इस पर, सेल्यूकस के इतिहास से जब चंद्रगुप्त की शादी हुई थी, उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। उस समय चाणक्य बहुत विजनरी व्यक्ति थे, किसी कारण से लगाई होगी। अब यह शक्ति पर आपने सवाल उठा दिया। अरे किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे की आपकी हालत है कांग्रेस के पास। आप कह रहे 2004 में पहला चुनाव हुआ था क्योंकि ईवीएम से पूरे देश में हुआ, आपकी सरकार बनी। 9 में भी ईवीएम से पूरा आपकी सरकार बनी। आपकी सरकार बने बिठा बिठा गप गप कड़वा कड़वा तू कमाल है भाई। कांग्रेस ने और अभी कराएगी और जनता अभी और सराहेगी। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि काफी मेहमान बाकी हैं, ये लगातार जो है ब्रेकिंग आ गई थी, इस पर रिबर्टल दे दीजिए। ईवीएम पर आप बोल चुके हैं, इस पर अगर रिबर्टल दे देते, क्योंकि कहा जा रहा था कि कौन पहले अनाउंस करेगा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। तो फिलहाल एनडीए की तो लिस्ट सामने आ गई है, क्या कुछ चल रहा है? और एक पॉइंट जो धनंजय गिरी ने कहा कि सीट नहीं है, आरजेडी के पास सीट नहीं है, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन क्या कैलकुलेशंस की गई है सर? धनंजय जी ने चश्मा लगा लिया है, अहंकार बोल रहा है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही। बिहार में आरजेडी सबसे नंबर 1 की पार्टी है। विधानसभा में अभी फिलहाल में ही चुनाव हुआ था। जहां तक बात इनके गठबंधन की है, तो देखिए ना कैसे यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस जी, और वो बाहर हो गए। ऐसा उपयोग किया, ऐसा इनका इस्तेमाल किया, भाजपा ही इस्तेमाल कर सकती है ऐसा। वो चिल्ला रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया। अन्याय करने वाली भाजपा लगातार यही काम करी। पहले जो है हनुमान को यूज किया नीतीश कुमार की लंका जलाने के लिए पिछले चुनाव में। इस बार नीतीश कुमार देखिएगा उपयोग करेंगे चाचा का कि भतीजे की और भाजपा की लंका उजारी जाए। यही होने वाला है, कुछ नहीं होगा बिहार में, अहंकार इनका डूब जाएगा। जहां तक बात शक्ति की किया है इन्होंने, सबको पता है कि इस देश में कुछ अदृश्य शक्ति है, अत्याचार की शक्ति, भ्रष्टाचार की शक्ति, ये अधर्म की और असत्य की शक्ति, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, जो अडानी के पीछे छुपकर मोदी जी का मुखौटा जो है पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह से ईडी सीबीआई से लेके आईटी तक, भारत की संस्थाओं तक, भारत की आवाज को, चुनाव आयोग को, भारत के उद्योग धंधों को और मीडिया तक को, संपूर्ण संस्थानों को दबोचने का काम किया है। उसी शक्ति के बारे में जब भी बोली जाती है तो मोदी जी अर्थ का अनर्थ लगाने का प्रयास और जनता को भड़काने के लिए बौखला जाते हैं, क्योंकि इनके सबसे घनिष्ठ मित्र जो अन्याय इस देश में कर रहा है
उस पर कहीं ना कहीं बात आती है। जब एक बार पहले भी बात आई थी, राहुल गांधी जी को घर से बेघर करने का काम, सदस्यता छीनने का काम किया था और फिर वो बौखला गए। ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन देश जान रहा है कि जिस क्रोनी कैपिटलिस्ट का लाखों करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया और किसान जो है हजारों रुपए के लिए आत्महत्या करने को बेबस है, जिस तरह से पूरे बंदरगाह से लेकर सेल वेल इंडिया की सारी संपत्ति गिरवी रखने का काम किया है, आज न कल सर वो कहते हैं कि हम चंद्रयान मिशन पूरा करते हैं, वहां शक्ति की बात करते हैं। हम यहाँ पर कोई ऑस्पिशियस काम करते हैं, वहां शक्ति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि शक्ति आ गई है। ठीक है, एक कमेंट ले लेता हूँ जो बाकी पैनलिस्ट बचे हैं, उसके बाद जो है उसके बाद में ठीक है एक कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, एक कमेंट आपका इसी के ऊपर। ठीक है, बिहार पर इफ यू आर इंटरेस्टेड, हालांकि इंडिया का पार्ट है। ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर उपाध्याय वापस आऊंगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है? सर मुझे आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ये आपकी तरफ से मेरे ख्याल से ऑडियो शायद आपकी तरफ से अप है, क्योंकि बाकियों का सबके यहाँ ऑडियो डाउन है, उनकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। मैं इसको ठीक कराता हूं। संजय गुप्ता, शक्ति का अपमान और आज बिहार में सीटों का ऐलान। संजय गुप्ता आई आवाज? चलिए, वहां तक भी आवाज नहीं पहुंची। जितेंद्र तिवारी, आप हमारे साथ हैं? कनेक्शन लॉस्ट हो गए। ठीक है, धनंजय आप दे दीजिए जवाब, फिर उसके बाद मैं राकेश सिन्हा को रुक करूंगा। देखिए, जिस क्रोनिक कैपिटल और जिस उद्योगपतियों की बात आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या 2014 के पहले अंबानी इस देश के, अडानी इस देश के उद्योगपति क्या ठेला खोमचा लगाते थे? उस समय भी इस देश के बड़े उद्योगपति थे। किसने उनको आगे बढ़ाया? किसने रिफाइनरी का परमिशन दिया? किसने कानून बदले? किसने संविधान में संशोधन किए? क्या किया? 2G किया, 3G किया, कोयला जी किया, जीजा जी किया, और जमीन से लेकर आसमान तक आप फाइल बनते थे उद्योगपतियों के। कांग्रेस के मंत्री उसको साइन करते थे। और संवैधानिक संस्था शक्ति का दुरुपयोग, अरे देश को इमरजेंसी लगा दी आपने। राष्ट्रपति को आपने क्या बना कर रखा? दलित को दरी बिछाने वाला, पिछड़े को पाव पोछ बना कर रखा आपने। और जब सारी शक्तियां इस देश की जागृत हो गई थी, आप कह रहे शक्ति को खत्म करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता की, जो हमारे हजारों साल से तपस्या के हमारे लोगों ने एक बात और कहा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्ते नमो नमः। 120 सैटेलाइट लॉन्च हो गए। कांग्रेस ने 120 बार प्रयास करके राहुल गांधी नहीं लॉन्च हो पाए, और कांग्रेस कहेगी मशीन खराब है, ये खराब है, वो खराब है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, हम बिहार में 17 सीटें पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस को 60 सीटें देने के लिए आरजेडी पीछे कटोरा लेके घूम रही है। आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी, जो आरजेडी का जन्म ही कब हुआ? चारा घोटाला में जो पार्टी आई, जो लालू यादव की कांग्रेस के खिलाफ लड़े। लालू यादव ने अपने बेटी का नाम मिसा रखा क्योंकि मिसा एक्ट में वो बंद थे। इसका प्रमाण है उनके पास, जीवंत प्रमाण है उनकी बेटी, और वो आज उनके पीछे कांग्रेस को टुकड़ा लेके घूम रही है। टुकड़े हुई कांग्रेस। एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूं, एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूं। राकेश जी, शक्ति उल्टा तो नहीं पड़ गया? आपने सचिन जो बातें कर रहे हैं, देखिए ये 5 आपने देखा कि जो विनोद तावड़े कर रहे थे कि पहले 3 पार्टियों का था, जब पिछले चुनाव 2019 में आए थे, अब जो है 5 पार्टियों का हो गया है, तो 40 उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया। लेकिन मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है। अब जिस तरह के जो हम लोग का कयास था लगातार, सचिन जैसा कि हम आपसे लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग लगातार 3 दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि चाचा पारस के लिए यहाँ एनडीए में जगह नहीं बचेगा, और वही हुआ। अब जो है सीटों के लेकर, खैर जिक्र पीएम ने किया था, लेकिन अजय उपाध्याय ने चुटकी जरूर ली कि यूज एंड थ्रो, इस बार तो यूज एंड थ्रो तो फिर एनडीए का गया। नहीं देखिए राजनीतिक दल के नेता हैं, तो ये अपने अनुसार जो है उसके अनुसार इसको जो है किस तरह से बातों को खेलना है, राजनेता से आप अच्छा नहीं जान सकते। सचिन ये लगातार आप जानते हैं चर्चा में, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो है लगातार सर्वे करा रही थी, और सर्वे में लगातार बातें सामने आ रही थी जो हकीकत था, जो हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे सचिन आपसे। तो इसमें लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि जमीन पर जो पकड़ है वो चिराग पासवान की है, और जिस तरह से हाल के दिनों में उनकी सभाएं देखिए, जो लोगों की जो भीड़, उसको बीजेपी लगातार उस पर मॉनिटर कर रही थी। और जहां तक पशुपति पारस की बात है, एक तो उम्र, और दूसरी बात है कि जमीन पर जो पिता की
जो लिगेसी है, यानी रामविलास पासवान की जो लिगेसी है वो चिराग के साथ है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। रितेश, क्या ग्राउंड सर्वे क्या कहता था, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अब बिल्कुल देखिए कि ग्राउंड सर्वे के आधार पर ही सारी चीजें जब पुख्ता हो गई उसके बाद ये सीट शेयरिंग की गई है। और देखिए कि हमारे पास वो लिस्ट है, वो लिस्ट आपके पास भी पहुंची हुई है। देखिए कि पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण की तमाम जगहों पर जरूर फेरबदल की गई है। जैसे किशनगंज की बात कर ले या फिर अन्य एक दो सीटों की अगर हम बात कर ले, तो बीजेपी ने पूरा वर्क किया था, उसके आधार पर ये सीट शेयरिंग की गई है। अब बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार है कि कौन कौन से सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे। अभी देखिए कि जेडीयू कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं हम, और यहाँ पर लवली आनंद ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है और माना भी जा रहा है कि उनका जो टिकट है वो बकाया शिवहर से वो चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए खेमे में पूरी तरीके से सारी चीजें जो हैं वो ट्रैक के साथ की जा रही हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हो रही हैं। और देखिए कि हमने सबसे पहले बताया था कि 1 से 2 दिनों में जो है वो सीट शेयरिंग हो जाएगी, और देखिए कि आज हमारी खबर पर मुहर लगी, सीट शेयरिंग हो गई है। अब कैंडिडेट्स की घोषणा होनी बाकी है कि कौन से कैंडिडेट। सिद्धार्थ शर्मा आपकी आवाज एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा आपकी आवाज टेस्ट कर लेते हैं। तो आज ही पीएम ये कहते हैं कि शक्ति के लिए तो मैं जान लगा दूंगा। जी, तो सवाल क्या है सर? सचिन जी, सवाल क्या है? सर, राहुल गांधी फंस गए क्या शक्ति कमेंट दे करके? देखिए, कोई चीज ना, ये सब इस तरह की अंग्रेजी में कहावत होती है, उससे रेटरिक कहा जाता है हिंदू में, हिंदी में उसको वक्रपटुता कहा जाता है। ये कहना कि मेरा नाम सिद्धार्थ है इसीलिए मेरे साथ अगर आप बदसलूकी कीजिएगा तो गौतम बुद्ध के साथ आपने बदसलूकी कर दी, इस तरह की बातें लोगों के समझ में नहीं आती हैं, लोग उसको मानता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो मीडिया में हैं, मैं भी मीडिया से संबंधित हूँ, हम लोगों को जो लगता है कि हर चीज़ बाइनरी में होती है, केवल प्रकाश होता है या केवल अंधकार होता है, वैसा नहीं होता। सुबह और दिन और रात के बीच में शाम भी होती है। तो जैसे अभी का समय, अभी न तो धूप है न तो लेकिन अंधेरा हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि खास करके कार्यक्रम, क्योंकि आप ईवीएम से संबंधित कार्यक्रम में आपने बुलाया था, तो एक चीज होती है न्याय होना और दूसरी चीज होती है न्याय होते हुए दिखना। क्रिकेट में एक छोटा सा नियम है कि भारत अगर कोई भी टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसमें भारत का अंपायर नहीं खेलेगा, क्योंकि वो चाहे भले दुनिया का सबसे अच्छा अंपायर। तो एक छोटा सा नियम होता है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और कोई बॉल बहुत वाइड चली गई और उसने अंपायर को जाके कंप्लेंट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली डर गया, वो अंपायर को कह रहा है आप अपना काम ठीक से कीजिए। तो जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम के साथ दिल्ली के हमारे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो इंजीनियर भी हैं, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा में ये दिखा दिया कि ईवीएम के साथ छेड़खानी तो आज की तक जा एक सकती काउंटर ये कि वो तो आज तक ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि वो ईवीएम था भी कि नहीं था, और वो मिला तो उनको कहां से मिला? वो कह रहे काउंटेड ईवीएम होते हैं, ईवीएम तो हमारी तरफ से तो गया ही नहीं था। आज तक तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हर आदमी जो मोबाइल फोन यूज करता है ना, वो भी जानता है कि मोबाइल फोन भी 1-2 साल के बाद बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हैंग होने लगता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, या हर व्यक्ति को मालूम है, मैं आप मोबाइल भी यूज करते हैं। तो यही कहने का नादान क्यों है सीसी? सर, कहने का तात्पर्य सुन लीजिए ना। आपने मुझे अगर सवाल पूछा है तो मुझे जवाब दे देने दीजिए। अगर मेरा जवाब गलत है तो इंडिया न्यूज के जो दर्शक है उनकी बुद्धि पर विश्वास रखिए ना। आप मुझे अपने बातों को अगर बीच में काटिएगा तो मैं अपनी बात कैसे पूरी करूंगा? अगर काटना होता मैं किसी और का नाम लेता। मेरा तो जो काउंटर दिमाग में आता मैं सिर्फ उसलिए पूछ लेता हूँ। मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए ना सचिन भाई, उसके बाद आप काउंटर कीजिए सर, कीजिए सर। बीच वाक्य में अगर रोकिएगा तो मैं बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शो आपका है सर, फ्लोर आपका, कीजिए सर। हाँ, तो मेरा सर बैठते हैं, थोड़ा सा आपसे सीखते हैं अच्छी भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या बात की जाए। अरे नहीं सर, बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ईवीएम के साथ हमारा ये मानना है कि एक जो भारत भर में बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव होता है, अगर भाजपा ये कहती है या भाजपा की कोई भी ये कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होने में डर क्या है, तो वापस भाजपा को भी सवाल है कि अगर आपको 400 सीट आने वाली है तो आप कागज से चुनाव करवाने में क्या गलती है? इसीलिए इस तरह के अगर आपको शक है, बिल्कुल, अगर एक भी व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में खड़े किसी राजनीतिक पार्टी को शक है तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब जो पिछला इसका मतलब शर्मा जी, इसका मतलब जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें अपार बम्पर जीत आम आदमी पार्टी की हुई थी, वो फर्जी चुनाव था, ईवीएम से हुआ था। हाँ, यही मैंने कहा ना कि वो फर्जी चुनाव था। केजरीवाल
फर्जी रूप से बने थे मुख्यमंत्री? तो इसका अगर मतलब अगर ईवीएम तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लालकृष्ण अडवाणी जी जब कहे थे कि ये ईवीएम बहुत गलत है, तो लालकृष्ण अडवाणी जी फर्जी थे, ये भाजपा कह रही है क्या? सर मैं चुनावों को कह रहा हूँ, मैंने तो सौरभ भारद्वाज को फर्जी कहा ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि आप केवल और दिन और रात का खेल खेलिएगा तो बीच में शाम और सुबह सुबह उषा काल आप भूल जाइएगा। तो ईवीएम के बारे में आम आदमी सवेरे का पार्टी खेल का खेला करते थे है। प्रोफेसर यादव। नहीं ठीक है, एक सेकंड, एक कमेंट, वो बहुत देर से बैठे हुए, एक आया भी नहीं। गुप्ता जी का एक कमेंट और एक प्रोफेसर यादव का एक कमेंट। प्रोफेसर यादव, काम बचपन में जो पापा दिखाया करते थे, काउंटिंग हो रही है और रात रात भर दुआ साहब अब तो है नहीं हमारे बीच, तो उनकी आत्मा को शांति हो, वो आया करते थे, रिजल्ट बताया करते थे, बीच में पिक्चर लगा दिया करते थे कि आदमी बोर ना हो। 2-2, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता लग जाता था रिजल्ट आने में। वो उस एरा में वापस जाना चाहते हैं? चले, मैं उसकी कर देता हूँ वकालत। तो सचिन जी, जहां भारत 2047 में पहुंचना चाह रहा है, विकसित भारत की क्या परिकल्पना हो रही है, तो जो विकसित देश हैं, कम से कम मुझे ये चीज तो सीख लो, उन्होंने कैसे विकासशील से विकसित बने हैं। उनके यहाँ चुनाव प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हुई है। हालांकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी प्रतिस्पर्धा में विश्वास ही नहीं करते। आप उनका बचपन उठा के देखोगे, जिस स्कूल में पढ़ते थे अकेले पढ़ते थे, जो पढ़ाता था कोई अकेले पढ़ाता था, नहीं पढ़ाता था। उसके बाद मोदी जब चाय बेचते थे, चाय में भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। एक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पिला के उतर जाओगे, दूसरा कोई पूछेगा ही नहीं। दुकान होगी तो आदमी आके पूछेगा, भैया सही सामान क्यों दे रहे हो, गलत सामान क्यों दे रहे हो। तो उनको प्रतिस्पर्धा पूरे जीवन में किया ही नहीं उन्होंने बस चीटिंग किया है पूरे जीवन। तो वो ईवीएम से ही चुनाव कराए, तो कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताओ, चंडीगढ़ को आप बताओ ना कि बीजेपी लोकतंत्र की लूट कर रही थी, बहुत गलत कर रही थी। आप यहाँ बोल दो एक बार, आपका चैनल है, आप बोल दीजिए एक बार, बीजेपी जो है लोकतंत्र की लूट कर रही थी और मोदी जी अपने आंख में पट्टी बांध के खराब है तो सारे चुनाव खराब हुए। मैं तो कह रहा हूँ, अब बोल दीजिए ना एक बार। जो बीजेपी जीती, जो तेलंगाना एक बार जीती, बोल फिर दीजिए ना। प्रोफेसर उपाध्याय ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहाँ वो नहीं जीत सकते थे, इसलिए ईवीएम ठीक हो गया। एक बार बोल दीजिए आप, फिर ये नहीं कह सकते ना, क्यों गुप्ता जी, मेरे को एक और बात बताता हूँ, रिस्पेक्ट सबकी है, लेकिन गुप्ता जी जैसा सौम्य इंसान, गुप्ता जी जैसा शिवसेना से सौम्य इंसान और एक्सपर्ट मैं पर्सनली जानता हूँ, वो है नहीं इस वक्त। सर एक कमेंट ले लो, गुप्ता जी का हुआ ही नहीं। सर बड़े पुराने मित्र नाराज हो जाते हैं सर, ऐसा है कि देखिए पिटवाएंगे। नहीं सर एक छोटा सा कमेंट ले लो, एक छोटा सा। गुप्ता जी इससे पहले के सारे चुनाव फर्जी हो गए फिर जो ईवीएम से हुए? एक सेकंड गुप्ता जी, आप टाल गए, बहुत बढ़िया से आप टाल गए। ठीक है संजय गुप्ता, आप म्यूट हैं संजय गुप्ता जी। जो बोल रहे हैं उन्हें टाइम दीजिए, जो म्यूट है छोड़ दीजिए। संजय गुप्ता जी आप म्यूट हैं, फोन हैक तो नहीं हो गया कि ईवीएम से चुनाव ना हो? नहीं ठीक है, फोन ठीक है। विपक्ष की बात को कंसीडर करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बिल्कुल सही नहीं माना और ईवीएम से बदलकर जो वापस वैसी पर्ची सिस्टम आया जैसे पहले बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर से होता था। तो मेरे को लगता है कि सरकार को इस बात को कंसीडर करना चाहिए और विपक्ष की बात का सम्मान करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जी एक लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए। बैलेट पेपर से लास्ट चुनाव कराते हैं, फिर तो हफ्ते की छुट्टी लेके ऑफिस में रह जाते हैं। सचिन, ये आपने इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुन रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीधे तौर पर सवाल उनसे पूछा गया था। ये उन्होंने कहा कि देखिए वो तो बायस नहीं थे ना, बता दिया पैनलिस्ट ने। तो देखिए ऐसा है कि जो राजनेता हैं वो अपने अनुसार जो है उसका सारा व्याख्या करते हैं। अगर मैं बात करूं यूपीए की सरकार थी, अगर ईवीएम इतना ही गलत था तो फिर दूसरी बार क्यों करवाया? जाहिर सी बात है वापस आए थे। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल लेता हूं, ये छोटा सा ब्रेक, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।